नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है बजरी माफिया जान ले रहा। क्योंकि प्रदेश में सरकार चाहे किसी भी दल की हो, लेकिन बजरी माफिया का जो खेल है वो लगातार जारी रहता है। हर दल ये दावे करता है कि बजरी माफिया का आतंक खत्म हो जाएगा, लेकिन अवैध खनन नहीं रुकता। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में बजरी माफिया सरकार पर हावी हो गए। गहलोत ने यह भी आरोप लगाए हैं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक बंदी पहुंचती होगी। पूरे राजस्थान में बजरी माफिया ने आतंक मचा रखा और इसी पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया। कहा कांग्रेस के समय बजरी का ठेका नहीं दिया था, इसीलिए राज्य में बजरी माफिया पैदा हो गए। लेकिन यह नहीं बताया कि 1.5 साल में इस बजरी माफिया का खात्मा क्यों नहीं कर पाए। उधर राज्य बजरी माफिया का आतंक यहां पर हर जगह से दिखाई दे रहा है। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि आतंक ये रुक क्यों नहीं पा रहा, कैसे बजरी माफिया का खेल चल रहा है, क्या बजरी का अवैध खनन आखिर रुक पाएगा इस प्रदेश में और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बजरी माफियाओं के आतंक पर सियासत गर्म। अशोक गहलोत का आरोप, बजरी माफिया सरकार पर हावी। देखिए, पूरे राजस्थान में चाहे धौलपुर हो चाहे टोंक हो, बजरी माफिया ने जो आतंक मचा रखा है वो हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पूरे प्रदेश के लोग चिंतित है। पूर्व सीएम का आरोप, बंदी पहुंचती होगी ऊपर से नीचे तक। सरकार पे हावी क्यों हो गए हैं, इसका मतलब है कि कोई न कोई बंदी पहुंचती होगी ऊपर से नीचे तक, बंदी पहुंचती होगी ऊपर से नीचे तक। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का जवाब, कांग्रेस राज में नहीं दिए ठेके, पनपे बजरी माफिया। गहलोत साहब ने शायद आंकड़े एकत्रित नहीं किए। बजरी के मामले में हमारी भजनलाल जी की सरकार ने छोटे छोटे ठेके देने का काम किया, इससे माफिया खत्म हो रहे हैं। पहले ये बात सही है कि गहलोत साहब के समय में वो ठेके दे नहीं पाए। बजरी माफिया जान ले रहा। तो बजरी को लेकर के सियासत सुलग रही है और इसी बीच आप आम जनता के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं, जिन पर आज इस चर्चा में हम लगातार डिबेट में चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार बजरी माफिया किस तरीके से बेखौफ है, लेकिन क्यों आखिर खाकी का खौफ नहीं है बजरी माफिया के भीतर, कानून व्यवस्था का खौफ बजरी माफिया के भीतर क्यों नहीं है, यह सबसे बड़ा सवाल है। प्रदेश की जनता बजरी माफिया से कैसे त्रस्त है। सवाल नंबर 2 देखिए कि कैसे आखिरकार, सवाल नंबर 2 कि बजरी माफिया के आतंक पर लगाम कैसे लगेगी, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल नंबर 3 तो इस बात को लेकर के चिंता कि बजरी माफिया पर चिंता क्या केवल सिर्फ राजनीतिक है, क्योंकि अंदर खाने क्या बजरी माफिया को सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सरकार इसका खात्मा नहीं कर पा रही। वो कौन लोग हैं जो आखिरकार सरकार की क्या सरपरस्ती के अंदर ये बजरी माफिया का पूरा नेटवर्क चल रहा है, गैंग चल रही है। विपक्ष इसे लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों के साथ में, क्योंकि ये प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लगातार इस पर बात होती है, लेकिन बात आई गई हो जाती है और बजरी माफिया अपना काम धड़ल्ले से उसी तरह से करता है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन बजरी माफिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। हमारे साथ मदन प्रजापत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही साथ सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, योगेंद्र जोशी हमारे साथ में पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बीजेपी से शुरुआत करेंगे। मदन जी, सरकार को 1.5 साल हो गए, कब तक आप कांग्रेस के सर पर अपनी बात मढ़ते रहेंगे? प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं कि उनके राज में ठेके नहीं दिए गए थे, इसलिए ये अवैध माफिया पनप गए। तो जनता पूछ रही कि आपके राज को 1.5 साल हो गए, खात्मा क्यों नहीं हुआ? देखिए हेमंत जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अगर मैं बजरी की बात करूं तो हमारा बजरी के मामले में बहुत सुधार हुआ है।
2023 और 24 में 7,460 करोड़ का राजस्व हुआ था, जो 24% बढ़ के और आज 9,228 करोड़ रुपए का राजस्व बजरी के जो ठेके दिए खनन के माध्यम से, उसके माध्यम से राजस्थान की सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ है। इनके राज के अंदर 2023 के अंदर राजस्व प्राप्त हुआ सर? 1846 मुकदमे दर्ज, 9,228 करोड़ 9,228 और करोड़। इनके राज में ठीक है 28 करोड़ हाँ। और इनके राज में 23 और 24 में 7,460 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो जहां बजरी के ठेके हमने जो है पूरी पारदर्शिता से देते हुए और बजरी के ठेके बढ़ाए, उससे राजस्थान सरकार का राजस्व भी बढ़ा है। 2023 की मैं बात करूं तो खनन के अंदर इनके 1846 मुकदमे दर्ज हुए थे जी। हमारे 2024 में 2514 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनके राज में 2023 में 24,456 टन बजरी जब्त की गई थी। हमारा एक साल हुआ था जब 94,952 टन बजरी, अवैध बजरी खनन जो है वो जब्त किया गया था। हेमंत जी, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैं आज जो अशोक गहलोत जी का बयान में उसमें ये देख रहा हूं कि ये अशोक गहलोत जी की कितनी मजबूरी आ गई है। इतने मजबूर हो गए अशोक गहलोत जी अपनी पार्टी के अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कि बिना किसी ठोस आधार के बजरी और खनन माफियाओं के ऊपर जो है वो बोल रहे हैं, जबकि पूरा प्रदेश जानता है कि बजरी की अवैध खनन, बजरी को पनपना, राजस्थान में बजरी माफिया पनपाने के लिए यदि कोई जिम्मेदार था तो अशोक गहलोत जी आपकी सरकार थी। अशोक गहलोत जी तो बिना ठोस आधार के बोलते हैं हेमंत जी, मैं तो बहुत ठोस आधार से बोलता हूं, विद प्रूफ बोलता हूं। ये इनके एक मंत्री है भरत सिंह जी, वो अशोक गहलोत जी को अपने सिर के बाल मुंडवा के दिए थे और उन्होंने कहा था सीएम साहब को, उस टाइम के तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत जी, आपका ईमान मर चुका है, आपके मरे हुए ईमान को जगाने के लिए मैं अपने सर के बाल आपको भेंट कर रहा हूं जी। ये भरत सिंह जी का ही है। हाँ। इनके मंत्री के लिए लगाया था, आयो रे आयो, भाइयो आयो, ईंट खायो, भाटा खायो, बजरी खायो, लोडा खायो, ये बैनर इन्हीं की सरकार में इन्होंने लगवाए थे। तो ये आप वाले मंत्री जी का भी एक कोट पढ़ दीजिए। 40 नाव से रुकिए मैं पढ़ूंगा। पाली वाले मंत्री जी का पुलिस की सरपरस्ती के अंदर क्या कुछ उन्होंने कहा था वो भी एक साथ साथ पढ़ दीजिए जी। मैं बिल्कुल 10 सेकंड दीजिए हेमंत जी, आपका पूरा पढ़ूंगा मैं। चंबल नदी पे 40 नावों से 150 ट्रॉली अवैध खनन और मंथली के लिए ऊपर, आज उन्होंने बोला है कि क्या पता मंथली बंदी हुई है कि नहीं बंदी हुई। तो ये अशोक गहलोत जी भ्रष्टाचारियों के टाइम के हैं, तो उनको भ्रष्टाचार नजर आता है। 30/8/2021 का ये पत्रिका है। मंथली बंदी ही नहीं, आवंटन को लेकर अवैध खनन का खेल कांग्रेस सरकार में चल रहा है। और ये देखिए किस किस तरीके से ये अवैध बंदी, इसीलिए अशोक गहलोत जी को बंदी याद आती है, इनके टाइम पे बंदी से ही मिलता था। ये शर्मनाक पुलिस के हाथ जोड़ के खड़े थे, पुलिस वाले माफियाओं के आगे पुलिस हाथ जोड़ के खड़ी रहती थी इनके टाइम पे। मैं विद प्रूफ बता रहा हूं आपको। ये और है मिली भगत, अवैध खनन हर नाके पे रोज गुजरती है, 100 से 200 ट्रॉलियां। और ये जो जिस जगह के बता रहे थे, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, सीकर में अशोक गहलोत जी ने जो जो चीज बोली है, ये अशोक गहलोत जी के राज में विद प्रूफ। और ये आपके पत्रकारों के माध्यम से पत्रकार की टिप्पणी बताता हूं। माफिया राज के जाल में ये देखिए, माफिया राज का बढ़ता जाल, पुलिस प्रशासन हो रहा बेहाल। ये है इनके राज की कहानी। तो ठीक है, आपने दोनों तरफ का प्रिंट निकाला है, लेकिन और इसके तीसरी तरफ का एक प्रिंट है जो ये कह रहा है, सुन लीजिए। अब हो गया ना सर, हेमंत जी, ये पुरानी बातें हो गई है, अब इनके सारे काम नहीं चलेगा क्योंकि आप सत्ता में आ गए हैं। नहीं, ये पुरानी बातें हो गई और अब आप एक सुन तो लीजिए सर। बिल्कुल, मैंने नया बताया ना आपको। एक पेपर की छोटी सी मैं बता दूं, मैं जो कटिंग मेरे सामने आई है अभी, वह अभी 1 तारीख की है, 1 जुलाई की। एसडीएम सुमन गुर्जर का ट्रांसफर क्यों कर दिया ये बताइए। ट्रैक्टर पकड़ा था, प्रधान का ट्रैक्टर था, उसके बाद क्या हुआ। और कांग्रेस इसीलिए कह रही है, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बजरी माफिया सरकार पर हावी हो गए। मैं तो बता रहा हूं ना, कोटा वाली घटना का तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे। कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। अरे कांग्रेस बोले ना बोले, मैं तो कह रहा हूं आप ये बताइए ना, सुमन गुर्जर का ट्रांसफर क्यों हुआ, सुमन गुर्जर पर क्यों कार्रवाई कर। मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए ये प्रधान किसकी पार्टी का था जिसका ट्रैक्टर चल रहा था बजरी का। नहीं, हमारे
इस तरीके की बातें बनाना तो अलग विषय है कि प्रधान का ट्रैक्टर पकड़ने से ट्रांसफर कर दिया, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब उधर आप और ना इस स्वर्णिम जी तरीके उधर के दिखाएंगे भजनलाल कैमरे जी से की बात तो सरकार में कैसे कार्य दिखेगा? होते हैं। आप अपने ये एक सामने सीधी है। दिखाएंगे तो हमें भी दिखेगा। स्वर्णिम जी तो दिखाए, मेरे को बताए, मैं तो बैठा हूं स्वर्णिम जी को देखने आप के लिए, दोनों proof दिखाना बताएं। मैं तो छोड़ एक-एक करके proof लेके- कार्रवाई करने की बात कब करेंगे सर मदन मैं जी? तो दिखाना बहुत हो कार्रवाई गया। कर रहा हूं ना, मैं तो बता रहा 1.5 हूं। साल हो गई है। अच्छा ये और बताइए, बजरी माफिया मैं क्यों बता रहा हूं, है अभी मैं बता तक रहा इस हूं ना। प्रदेश में? इस सवाल का जवाब कौन देगा सर? नहीं, मैं तो बता रहा हूं ना, आप एक घटना को बोल रहे हो, मैं तो 1000 घटनाएं पिछले 5 साल की जो इनके टाइम पे थी दे सकता हूं, लेकिन मैं आज एक इतनी सी चीज से आपको बता सकता हूं कि अगर हमारी नियत साफ नहीं होती तो हम भी इतना ही राजस्व रखते। आज 2023 आपने ये आपने 9,228 करोड़ का राजस्व बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि 1.5 साल के अंदर कितने हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान सरकार को बजरी माफिया दे चुका है। यही सबसे बड़ी बात है, घपला यही है सर। आपने ये नहीं बताया। और आपके कैबिनेट मंत्री का जो आंकड़ा है सर कि सफाई करने में हो सकता है हर 7 दिन के अंदर कितने करोड़ की बजरी जा रही है एक जगह से, उसके हिसाब से अगर 1.5 साल का आंकड़ा निकालो तो इस 9,000 करोड़ से कई गुना ज्यादा नुकसान जो है वो बजरी माफिया सरकार को दे चुका है और दे रहा है लगातार। अनंत जारी है उसकी कथा। बताइए स्वर्णिम जी, बीजेपी कह रही है कि आप जिम्मेदार है, आपने कंट्रोल नहीं किया था और उनसे अब हो नहीं रहा। नहीं, मैंने ये नहीं बोला हो नहीं रहा। ये तो जनता देख रही है ना सर, हो नहीं रहा, इसीलिए तो बजरी माफिया आ भी है। नहीं तो हो जाता तो क्यों कहते? हम भी आपकी तारीफ करते हैं कि देखिए आपकी बीजेपी की सरकार बनते ही बजरी माफिया जेल की सलाखों के पीछे चला गया। एक भी ऐसी साइट नहीं है जहां पर अवैध बजरी का खनन नहीं हो रहा। ये तो हम कहते हैं ना सर, तारीफ करते हैं आपकी। बोलिए स्वर्णिम जी। हाँ हेमंत जी, देखिए मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत बड़ा गंभीर विषय है। एक व्यक्ति की लाश 2 दिन से देवली उनियारा और टोंक के बीच में एक स्थान पर वहाँ पे ग्रामीण रख के अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। इस गंभीर विषय में इतना सही है कि प्रशासन आज तक उनके पास गया नहीं और जाकर के क्यों ये घटनाक्रम हुआ इस पर बात नहीं कर रहे। और जो पुलिस है आज उस पर जनता का विश्वास उठ चुका। आपने देखा होगा वहाँ के वीडियो अगर आप चलाएंगे तो वहां पे क्या घटनाक्रम हो रहा है। पुलिस प्रशासन से बात करना नहीं चाहता, कलेक्टर वहां जा नहीं रहा, एसडीएम वहां जा नहीं रहा, मंत्री वहां जा नहीं रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस है। देखिए बात इन्होंने बहुत गंभीर कही तो मैं अभी उदाहरण सहित इनको बता देता हूं। बजरी पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, कमजोर पैरवी के कारण किसके शासन में लगाई? भाजपा के शासन में। हमने उसमें पैरवी करके किसी तरह से, और जब हमारा शासन आया तो सुप्रीम कोर्ट से रोक हटवा करके कई ब्लॉक खुले जहां से बजरी खनन हो सके वैध रूप से। ये हमने किया। पनपाया किसने? आपने, क्योंकि आपके शासन के 5 साल में आपने न सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह की पैरवी की कि वहां से खनन के लिए जो रोक थी राजस्थान भर में लगी हुई थी वो हटती। ये आपने नहीं किया, ये हमने किया। लेकिन मदन आज जी तो कह रहे हैं कि 3 बातें केवल मैं कह करके सुनिए, देने शुरू किए। कोई बात नहीं, उनके छोटे ठेके और बड़े ठेके तो दिख रहे हैं। मैं सिर्फ 3 प्रश्न उनसे पूछूंगा कि क्या बैन वसुंधरा सरकार के राज में नहीं लगा था? क्या खनन माफिया जो आज तांडव मचा रहा है उसके लिए 3 चीजें जानना हमें जरूरी है। कैबिनेट मंत्री इसी सरकार के आरोप लगा रहे हैं 8 करोड़ रुपए का बजरी खनन बीसलपुर में प्रतिदिन हो रहा है। क्या कार्रवाई हुई? ये बीजेपी बता सकती है। मदन राठौड़ जी बताएं चाहे मदन जी बताएं जो यहां बैठे हैं, दोनों में से कोई मदन नहीं बता रहा। एक मंत्री पाली वाले जो आते हैं, जो आपने जिक्र किया, वो सार्वजनिक रूप से पुलिस को धमका रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली ना पकड़िए। मैंने अभी आपको दिखाया कि एक जो ट्रेनी आरएएस है, अगर उसने कोई बजरी पकड़ ली और बीजेपी के प्रधान की है तो उस प्रधान पर कार्रवाई करते हुए तत्काल उसका ट्रांसफर करके उसको तहसीलदार लगा दिया गया। ये सब जो एक्शन है ये बताते हैं कि बजरी खनन माफिया जो लगातार राजस्थान में, अभी तो आंदोलन चल रहा है, देवली उनियारा में एक व्यक्ति को कुचल करके मार दिया, वो जो कांस्टेबल को कुचला, वो जो एक आरएएस की प्राइवेट गाड़ी को आग लगाई, लगातार जो तांडव मचा रखा है पूरे प्रदेश में। प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं है जहां प्रदेश भर की खबरों में बजरी माफिया का तांडव नहीं छपता हो, अखबारों में, सुर्खियों में। और इस तरह की जब खबर आती है तो बताइए ये किसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं? ये क्या पुलिस के इकबाल को मजबूत करने के लिए सरकार कर रही है ये कार्रवाई?
क्या ये बजरी माफिया पे अंकुश लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई होती है? जो ये खबर है, ये एक छोटी खबर नहीं है। और जब कैबिनेट मंत्री आरोप लगाए आपकी सरकार पर अवैध खनन का और आप कोई कार्रवाई न करें, तो क्या वो माना जाए? क्या कैबिनेट मंत्री पुलिस को चेतावनी देगा कि यहां पे लोगों की आप ये बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां ना पकड़े? तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आम आदमी की जान जा रही है, प्रशासन पे गाड़ियां चढ़ रही हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां जलाई जा रही हैं। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, आम जनता बैठी है, सरकार वहां पहुंच नहीं रही। और आज जो एक व्यक्ति की लाश वहां पे रख के परिजन बैठे हैं, पूरा गांव बैठा है, उनको सांत्वना देने के लिए सरकार से कोई नहीं जा रहा। ठीक है, देखिए बोलिए जल्दी से। देखिए हेमंत जी, आज मेरे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी, इनके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पूर्व मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में आ जाएंगे तो संभाल भी लेंगे। ये आप बोलो क्या करने वाले हो? वहां जो वो लाश पड़ी है उसको हटाने के लिए, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए क्या बोल रहे हैं? स्वर्णिम जी से इस तरीके मैं आपकी सरकार के बारे में जानना चाहता हूं। मैं जनवा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, बोलिए आपकी सरकार के बारे में। पूर्व मुख्यमंत्री, आप सुन तो लीजिए। इतना सच जब बोलते हो तो सच सुनने की क्षमता भी रखिया करें। स्वर्णिम जी, आप तो बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और मैं आपके साथ कम से कम इस तरीके की डिबेट नहीं करना चाहता। आपने अगर आरोप लगाए तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आज स्वर्णिम चतुर्वेदी जी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दोनों बजरी खनन पे बोल रहे हैं। और आप डिबेट क्यों करवा रहे हैं हेमंत जी? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बोला है। पहले डिबेट क्यों होती थी? पहले डिबेट इसलिए होती थी कि अखबार में पुलिस वाले इस तरीके से हाथ जोड़कर बजरी माफियाओं के आगे खड़े रहते थे, अखबार में छपता था। ये कह रहे हैं अखबार में छपता, अखबार में छपता। एक आधा कोई अखबार में महीने 6 महीने में छपा हो उसको लाके दिखा रहे। मैं तो कंटिन्यूअसली दिखा रहा हूं, दिखाइए ना कितने अखबारों में छपा है। दूसरी चीज, इन्होंने ये कह रहे हैं कि पुलिस खड़ी है। धौलपुर का किस्सा ध्यान है आपको? एसपी के ऊपर गोली किसने चलाई थी? बजरी माफियाओं ने चलाई थी आपके। मेरे ख्याल से संत जो थे उनका ध्यान है आपको? के लिए सत्ता थोड़ी मिली है, उन किस्सों का पटाक्षेप करने के लिए सत्ता मिली है सर। मैं तो नहीं, मैं जवाब देने के लिए डिबेट के अंदर जो स्वर्णिम जी ने, स्वर्णिम इसलिए आ रहे हैं, स्वर्णिम जी को जवाब देना जरूरी है, आईना दिखाना जरूरी है कांग्रेस को। आज हेमंत जी डिबेट इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि बजरी माफियाओं की कोई घटना हो गई है। आज आपके चैनल पे डिबेट इसलिए हो रही है, क्या कोई घटना नहीं हुई? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाया, तो आरोप लगाया इसलिए किया है मैंने, इसलिए किया है। आप ये कह रहे हो घटना नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई है। अरे घटना हुई है, बजरी माफियाओं का चल रहा है इसलिए नहीं हुई है, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाया है। तो इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं हेमंत जी कांग्रेस को। हेमंत जी सुनिए, मैं तो कह रहा हूं ना, आज आप बता दीजिए मेरे को, कोई बजरी माफियाओं की घटना की वजह से लगा रहे हैं या बजरी माफियाओं की उसकी वजह से डिबेट हो रही है? डिबेट आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैं उनको आईना दिखा रहा हूं कि भैया आरोप मत लगाओ। मंथली की बात किसने करी? अशोक गहलोत जी ने करी। मंथली किसके राज में मांगी जाती थी? अशोक गहलोत जी के राज में मांगी जाती थी। अखबार प्रूफ है मेरे पास, आप बता दीजिए। एसपी किसके राज में पुलिस हाथ जोड़ के खड़ी रहती थी? अशोक गहलोत जी के राज में खड़ी रहती थी। धौलपुर में एसपी को गोली किसके राज में मारी गई? अशोक गहलोत जी के राज में मारी गई। संत विजय दास की हत्या किस लिए हुई? आत्महत्या क्यों करने पर मजबूर हुआ? अवैध खनन पे अशोक गहलोत जी नहीं सुन रहे थे, इसलिए हुई क्योंकि भजन लाल जी की सरकार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। भजन लाल जी की सरकार पे बिना ठोस आधार पे अपना राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए और अपना राजनीतिक अस्तित्व पार्टी में बचाने के लिए अशोक गहलोत जी बिना ठोस आधार के बयान देते हैं। आप मुझे बताइए कांग्रेस का ठोस आधार क्या है? क्या ठोस आधार है आज इनका? कोई ठोस आधार नहीं बताएंगे। आज घटनाएं हो रही है, अरे प्रूफ दिखाइए कहां घटनाएं हो रही है। इतना उत्साहित होकर के बोलते हो, जरा एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, ये वन विभाग के रेंजर को कुचल करके किसने मार दिया? ये कांस्टेबल पे गाड़ी चढ़ा करके उसको किसने मार दिया? एक भी हत्या की जिम्मेदारी ले लेंगे आप? उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमारे राज्य में ऐसा हो रहा है और हम सीना चढ़ा करके बोल देते हैं उस वक्त ऐसा हुआ था। अरे भाई साहब, आप राज्य में हो। हेमंत जी, मदन जी, मैं आपको कह रहा हूं कितने अधिकारियों को बजरी माफिया ने मारा पिछले 3 महीने में, बताइए आंकड़े उसके। मैं तो आपको कह रहा हूं लेके हमारे राजस्थान पुलिस के कितने जवान बजरी माफिया के वाहनों से कुचल करके मारे गए? बोलिए। अगर कहीं सुनिए, मैं बताऊं आंकड़े। हेमंत जी, आपने सवाल किया तो जवाब दे दूं। हाँ, मेरा सवाल यही है, आप पिछले 3 महीने में या 1.5 साल के अंदर, आपको 1.5 साल हो गया, आप उनके आंकड़ों से तुलना करें। मेरा सवाल यह है सीधा सीधा, आप बताइए कि कितने का राजस्व नुकसान पहुंचाया 1.5 साल में बजरी माफिया ने? हेमंत जी, कितने लोगों की जान ली? हमारे अधिकारियों की, हमारे पुलिसकर्मियों की? बोलिए ना, एक नाम बता दीजिए। आपसे विनम्रता से आग्रह है कि आप
आप सुने तो मैं थोड़ा जवाब दूं आपको। हाँ, उसी पे आपने दीजिए ना सवाल सर। किया है आपका, आप बिल्कुल, आपके ऊपर कोई मेरा किसी तरीके से नहीं है, मैं कांग्रेस नहीं हूं कि आपके सवालों पे किसी तरीके से चिढ़ूंगा ये बोलूंगा। सवाल करना ये आपका अच्छी अधिकार बात है, है। जवाब देना मेरा फर्ज जी, है ना। मैं आपका बताइए। जवाब देने के लिए बैठा हूं। हाँ, बताइए। आज अगर कांग्रेस आंकड़े नहीं लाई, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई घटना हुई है, उसके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी सरकार में सब कुछ साफ हो गया, लेकिन मैं आज भी कहता हूं अगर ऐसी कोई घटना होती चलिए, है, अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि तो आपकी राजस्थान सरकार बजट- में सुनिए, बजरी माफिया है, बजट साफ लाल- नहीं हुआ है, उसका खात्मा नहीं हुआ है। मदन जी, नहीं, देखिए, आपने अच्छी देखिए, बात सुनिए, कही है। हेमंत जी, मेरे मुंह में आपके शब्द मत आपने डालिए। अभी तो कहा मेरे को कि पूरी मैं करने ये नहीं दीजिए कह रहा हूं, बात। हमारी मेरा सरकार में आग्रह सब कुछ साफ हो मेरे गया को और इसी आग्रह पर है। पलट गए। देखिए हेमंत, आपसे तो कम से कम मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं। आप मैं बहुत भी बड़े आपसे उम्मीद पत्रकार नहीं हैं, करता हूं किसी मदन दूसरे जी। के मुंह में आप अपने शब्द डालें। मैं भी अच्छा तो आप दूसरे बता के- दीजिए, मेरे मुंह बजरी में आपके माफिया शब्द मत डालिए। कोई 1.5 साल में बजरी माफिया ने किसी के अगर मेरा बोल सेंटेंस- दीजिए, मैं मान लूंगा आपकी बात। चलिए, अरे मेरी मैं कांग्रेस की प्रभु, बात आप- नहीं कर रहा हूं सर। हेमंत जी, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कांग्रेस नहीं, मैं हेमंत जी को जवाब दे रहा हूं। सुनेंगे तो जवाब दूंगा पूरा। दीजिए। पूरा सेंटेंस होना दीजिए हेमंत जी, मैं आपसे वही विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं, पूरा सेंटेंस होने दीजिए, उसके बाद में आप निष्कर्ष निकालिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि कोई घटना हुई है और उसमें किसी की जान गई या कुछ भी हुआ है, उसके अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। नंबर एक चीज, अगर कहीं आज भी, मैं आप जो कह रहे हैं, मैं बात से फिर कह रहा हूं कि अगर कहीं पे भी कोई माफिया अभी चल रहा है या किसी ने वापस पनपने की कोशिश की है, वो भी पूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा। अभी सरकार को 1.5 साल हुआ है और आने वाले टाइम में बजरी के अंदर माफिया राज 90% खत्म हो गया है और बचा कुचा है, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। सरकार के अपने बयान और विपक्ष के आरोप हैं। अब कांग्रेस के बीच में एक महीन सी लाइन है, उसमें बजरी माफिया अपनी लाइन खींच करके खड़ा हुआ है। वो दोनों पर हंस रहा है कि राजनीतिक दल बदल जाएं, सरकारें किसी की भी, बजरी माफिया कह रहा है मैं तो अपनी जगह खड़ा हूं। जी हेमंत जी, बात ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जितने भी तरह के माफिया हो सकते हैं, वो चाहे बजरी माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, ये जितने भी माफिया हैं, ये बदलते बदलते कुछ नहीं है, सिस्टम में कुछ लोगों का भला होना हो जाता है। बस इतना सा है, सरकार चेंज होती है, कुछ लोगों को नुकसान हो जाता है और कुछ का भला हो जाता है, ये चेंज आता है। अदरवाइज मैं आपको बताता हूं कि कहीं पर भी यदि हम देखते हैं कि अनियोजित यदि कोई कार्यक्रम चल रहा है, अनियोजित चाहे विकास हो, चाहे अनियोजित ये प्रक्रियाएं हो, अनियोजित जब होता है तो लोगों को फायदा उठाने का पूरा अवसर मिल जाता है और माफिया पैदा हो जाता है। हम सब जानते हैं कि राजनीति का वो दौर हमने भी देखा है जब ये बाहुबली और माफिया को डायरेक्ट पॉलिटिक्स में डायरेक्ट कोई राजनेता नहीं बन पाते थे, लेकिन अभी कुछ हाल के सालों में यदि हम देखते हैं तो हर माफिया का एक व्यक्ति इस पार्टी में होता है और दूसरा व्यक्ति दूसरी पार्टी में होता है। घर में से होते हैं, कुटुंब में से होते हैं, या अपने खास लोग होते हैं। चंदे भी दोनों पार्टियों को जाते हैं। तो ये जो चाहे बजरी माफिया पैदा हुआ है, अभी पनपा है, ये बजरी माफिया के लोग भी वैसे ही हैं। और चाहे वो जमीन के, आप देखिए राजस्थान कैसा राज्य है, कैसा प्रदेश है, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर या किसी भी तरह की कोई किस्म की लैंड हो, कॉलोनी काट दी जाती है, उसके बाद नियमन होता है। ये आपराधिक षड्यंत्र है। किसी भी कॉलोनी पर किसी नियोजन के बिना कैसे लग पाए और क्यों नहीं लग पा रही है, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है सुभाष जी। हाँ, तो मैं यही आ रहा हूं कि इसका जैसे कारण ढूंढने अपन चलते हैं, तो एक तो राजनीतिक दलों में इनके लोग बैठे रहते हैं, वो चाहे उस पार्टी के राजा जाए चाहे इस पार्टी का जाए, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। जनता, आम जनता, आप हम जैसे जो लोग हैं, उनका तो कोई धनीदोरी है नहीं। तो यहां पर कहने का मतलब मेरा यह है कि नियोजन बहुत जरूरी है, चाहे बजरी का हो चाहे खनन का हो। आपने देखा होगा राजस्थान में जी 2003-4 की बात मैं आपको 2004-5 की, यहाँ शराब माफिया बहुत जबरदस्त हावी था और शराब माफिया की वजह से बहुत हत्याएं होती थी और एक से दूसरे की टेरिटरी में वो अवैध दारू का कार्यक्रम भी चलता था। जी, तो उसके ऊपर सरकार ने कड़े कदम उठाए, रोक लगाई। आज देखिए आप, शराब के चक्कर में राजस्थान में कोई मर्डर नहीं हो रहा है और दुकानें भी नियोजन से अलॉट हो जाती हैं, अपना काम कर रहे हैं लोग। तो जो माफिया पैदा होता है करने की जरूरत है, आप करें नियोजन की जरूरत है। जोशी साहब हमारे साथ हैं, लेकिन समय बहुत कम है। एक और सेंटेंस बोल दूं कि इसमें जो हमारी जुडिशरी है, उसको भी ये जो सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इन्होंने मिसगाइड कर रखा है। वो कोई, आप देखिए, इसका कोई सोल्यूशन जुडिशरी ने आज तक दिया क्या कि भाई बजरी का वैकल्पिक साधन क्या होगा,
दूसरी बात, सरकार ने इसको डिफेंड क्यों नहीं किया? ठीक है जोशी तीसरी साहब, बात ये कि लगाम हमारे- कैसे लगे? गहलोत साहब बोल रहे हैं कि बंदी ऊपर से नीचे तक पहुंचती है, तो उन्होंने क्यों नहीं लगाम लगा दी? क्या ये मान के चलें कि सिर्फ राजनीति हो तीन रही है? बार जोशी आप साहब, हेमंत जी सुनिए जरा, ठीक है तीन सर। बार के हेमंत मुख्यमंत्री जी, हैं। मुझे बड़ा हास्यास्पद जिस प्रकार से गहलोत साहब ने कहा है, उसी प्रकार से एक बार गहलोत साहब ने शिक्षकों की मीटिंग में पूछा था कि आप लोगों के ट्रांसफरों में क्या पैसे चलते हैं क्या? तो सारे शिक्षकों ने हाथ उठा के कहा था हाँ साहब, रिश्वत ली जाती है, हाँ साहब। तो ये नई बात नहीं है, गहलोत साहब को भी पता है और वर्तमान सरकार को भी पता है। जितनी घटनाएं पिछली सरकार में हुई है उतनी घटनाएं यहाँ हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, अगर आप चाहें तो मैं इन घटनाओं को बता सकता हूं। लेकिन अभी पिछले दिनों में जो 10-12 घटनाएं ऐसी हुई हैं कि 3 जून को रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के लड़के की हत्या कर दी गई अजमेर की तरफ। टोडा भीम चौथा बरवाड़ा में डीवाईएसपी चौथ वसूली करने गए थे, उनकी गाड़ी जला दी। बूंदी हिंडोली में सीआई और एसएचओ था, उसके साथ मारपीट कर दी। धौलपुर सेवों में डीएसटी टीम के साथ हो गई। धौलपुर के अंदर एक कांस्टेबल मर गया, हेड कांस्टेबल पे गाड़ी चढ़ाने का किया। इसी तरह से 2019 में 4 अप्रैल 2019 को विद्याधर नगर में बजरी माफिया ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। 12 जून 2019 में करदनी सीनियर किशोर बहुत सिंह लंबी जी को लिस्ट है ट्रक ने सर, मार मैं गिराया। जानता हूं बहुत लंबी 13 लिस्ट है, अगस्त मैं लेकिन आपको बहुत एक बता सकता हूं। जी एक अंतिम में लेकिन मौका क्या दे रहा हूं है? मदन जी, आप आश्वस्त कीजिए कि कितने समय में आप इस पर लगाम लगा देंगे? देखिए हेमंत जी, मैं फिर कहता हूं, ये संवेदनशील सरकार है। ये हम लोग हर मुद्दे को तरीके से निपटाते हैं। यहाँ कोई माफिया राज बंदी का नहीं है, जैसा अशोक गहलोत जी, बंदियां तो अशोक गहलोत जी की चलती थी खूब। बहुत लंबी लेकिन मैं आपको कहता हूं कि 90% बजरी माफिया खत्म हो गया। 10% 90% खत्म हो गया, 10% ने कोहराम मचा रखा है। उम्मीद करते हैं इस 10% को आप खत्म कर देंगे। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।